जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग 69वां बीपीएससी में विश्व के भूगोल से पूछा हुआ क्वेश्चन को देख रहे हैं। विश्व के भूगोल से पहला क्वेश्चन था, घाना के तट पर सोने के समृद्ध पलेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने के सिराएं पाए जाते हैं। ये सही है, ठीक है। किसी समय ये महाद्वीपीय और अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है। ए और आर के सही व्याख्या नहीं, ये गलत है। यह सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो यह 90 डिग्री दे रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल 90 डिग्री गुणे 4 कर दीजिए, तो यह मिनट में बदल जाता है, तो आपका 360 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 घंटा आ गया, ठीक है। तो 12 पहले ही बज रहा था, तो 12 बज के 6 उसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बज जाएगा, ठीक है। तो 12 में और 6 जोड़ दिए तो 6 शाम का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वो 179 है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा को आधार मानकर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं की संख्या 179 होती हैं, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव रेखा न होकर अक्षांश बिंदु होती हैं। इस प्रकार 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश बिंदुओं की कुल संख्या 180 होती है। अगर हम लोग उत्तरी और दक्षिण ध्रुव रेखा न होकर अक्षांश बिंदु हो तब यह कितना होता है, 181 होता है, और अन्यथा ऐसे जो होता है 179 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीलो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। जो तो अल नीलो जो धारा है वह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सब कथन को देखकर हम लोग को गलत जो कथन है उसको बताना है। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठी पानी की झील है, यह गलत है, ठीक है। विक्टोरिया झील वो तीसरा नहीं, वो दूसरा है, ठीक है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, यह सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, खांडा और केन्या से लगती है, ये भी गलत है, ठीक है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, ये सही है। जो हम लोगों से क्वेश्चन में गलत आंसर पूछा है, तो आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या देख लेते हैं। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, पहली सुपेरियर है। तो आप हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, तो यह विक्टोरिया झील है। इसकी सीमा युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा से लगती है, ठीक है। अतः कथन 3 गलत है, इसलिए प्रश्नानुसार विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग को जो कथन सही है उसको बताना है, ठीक है। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, यह गलत है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस है, इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, यह भी गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई रियासती राज्य है। तो जो यूएई है वो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उस्म अल अकैन, फुजराह, रास अल खमैन का राज्य है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो यूएई मिडिल ईस्ट एशिया का देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि यूएई की राजधानी कहाँ है, तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, ठीक है। इसकी समुद्री सीमा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। तो यूएई की जो समुद्री सीमा वो किससे लगती है, तो सीमा जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। ये दोनों खाड़ियाँ होर्मुज़ जलडमरू मध्य से एक दूसरे से जुड़ती है। इसके प्रमुख रियासती राज्य जो हैं वो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल वकैन, फुजरौह और रास अल खमाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। जो ब्रह्मांड में पल्सर होता है वो घूमते न्यूट्रॉन तारे होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर वास्तव में तारे नहीं है बल्कि घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, यानी ये न्यूट्रॉन स्टार परिवार के सदस्य हैं जिनकी जब
मूल ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो अपने आप ही बिखर जाते हैं, अर्थात इस प्रकाश के तारे की मृत्यु आमतौर पर एक ज़बरदस्त विस्फोट के कारण होती है, जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सामान्यतः 12.4 से 14.9 मील 20 से 24 किलोमीटर व्यास के होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दुगुना तक हो सकता है, जिसका व्यास 1.392 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? जो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है वह समुद्र तल का फैलाव है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्र तल के फैलाव के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी निरंतर वृद्धि और विकास की स्थिति में है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे के से दूर चली जाती हैं। इस तरह प्लेटों के बीच में बची हुई जगह नई सामग्री से भर जाती हैं, जो धीरे धीरे उन्हें अलग कर देती हैं, अर्थात लगातार नई परतें जोड़ने वाली इस प्रक्रिया को हम समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां समुद्री तल की चुंबकीय धाराएं, समुद्र तल का फैलाव ऑन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। इसका प्रतिपादन एच हेंस ने वर्ष 1960 में किया था। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो एच हेंस ने किया था 1960 ईस्वी में, इसको याद कर लेंगे। इनमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी का स्थल मंडल बड़ी कठोर प्लेटों से बना है, जो कि पृथ्वी की निचली सतह पर गमन कर रहा है। इन्होंने यह भी बताया कि समय के साथ महाद्वीप कैसे गतिमान हो सकते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नितल प्रसरण, प्लेट पर आधारित है। इसमें यह भी बताया गया कि समुद्र की सतह मध्य महासागरीय कटक पर निर्मित होती है, प्लेट के अभिसरण क्षेत्रों में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन दिया हुआ है, सूची 2 में उसके खोज को दिया हुआ है। ठीक है, कैसिनी होर्जोस जो है वह शनि और उसके विलय को दर्शाता है, तो एक हो जाएगा 2। ठीक है, जूनो जो है वह बृहस्पति से है, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक है, ऑर्टिमस जो है वह मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, तो सी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, वेरिटास जो है वो शुक्र है। ठीक है, तो आपका डी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो 2 1 4 3 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 69वां बीपीएससी में अर्थव्यवस्था से पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थव्यवस्था से जो पहला क्वेश्चन था वह है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसकी कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, यह गलत है। ठीक है, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, यह भी गलत है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, यह भी गलत है। और चौथा कथन है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBDI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई के देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, यह सही है। तो केवल आपका 4 सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो जो औद्योगिक नीति संकल्प है वो 1956 में अपनाया गया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इससे के रिलेटेड जो व्याख्या को देख लेते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया था। इस नीति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया गया, सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने और निजी उद्योगों में स्वामित्व तथा प्रबंधन के पृथकीकरण को प्रोत्साहित किया गया, निजी क्षेत्र के एकाधिकार के उदय को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल माना जाता है। किसको राज्य पूंजीवाद का बाइबिल माना जाता है? तो औद्योगिक नीति संकल्प को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद का बाइबिल माना जाता है, क्योंकि इसे जून 1991 तक उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हम लोग को जो गलत है उसको बताना है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल
फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करता है। यह सही है। इस योजना में आवेदक को दो श्रेणियों में वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियों में बांटा गया है। यह गलत है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह भी गलत है। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और 5वां अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यूएसएफएफ शामिल होंगे। ये भी सही है। तो जो आपका जो गलत है, हम लोग हमसे गलत को जो स्टेटमेंट वो पूछा है, तो 2 और 3 गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हम लोग को गलत जो है जो कथन उसको बताना है। पहला है, यह खान मंत्रालय के दायरे के कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह योजना COPRS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने के योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। यह सही है। ठीक है, CPORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह गलत है। यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर भूमि के छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। यह सही है। तो जो आपका 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 1 और 3 स्टेटमेंट आपका गलत था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना के संबंध में कथन ए और कथन 3 गलत है, क्योंकि स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय की योजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट योजना के तौर पर की गई थी। इस चरण 2020-21 के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसे शुरू किएगा, जबकि CORS का मतलब सतत संचालन संदर्भ स्टेशन यानी ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों को सीमांकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो पहला है, इसमें से हम लोग को सही उत्तर को बताना है। ठीक है, जो कथन सही है उसको बताना है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये सही है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, ये भी सही है। तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव होता है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती होता है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी होता है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो इसमें से हम लोग को सही उत्तर को बताना है। ठीक है, पहला है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। ये गलत हो गया। महामारी से पहले स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई, ये भी गलत है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ये भी गलत है। ठीक है, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन केवल 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को सही कथन बताना है। तो इसमें व्यय ब्याज और भुगतान पर होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्याज भुगतान और गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं कृषि का पर व्यय योजनागत व्यय के तहत आता है। यानी योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजनागत व्यय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें जैसे ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को संवैधानिक हस्तांतरण आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। तो हमको जो कथन असत्य है, गलत है, उसको बताना है।
पहला है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यह गलत है। ठीक है, आयात में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि से अधिक है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, यह सही है। ठीक है, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, यह भी सही है। हम लोग को गलत आंसर बताना है तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के वित्त वर्ष में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको जो कथन सही है उसको बताना है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, ये सही है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था, ये गलत है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, यह भी गलत है। सही कथन है वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफआईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां एफसीए ये भी शामिल है, सोना भी शामिल है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर ये भी शामिल है, आरक्षित किस्त स्थिति ये भी शामिल है। तो आपका सभी शामिल है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। तो आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में मुद्रा परिसंपत्तियां सोना, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर और आरक्षित किस्त स्थिति आरटीपी यानी उपयुक्त सभी शामिल हैं। आरबीआई रुपए के क्रमबद्ध संचालन के लिए अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। ठीक है, जिसका उपयोग रुपये के कमज़ोर होने की स्थिति में करता है ताकि बाजार में तरलता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको सही कथन बताना है। ठीक है, सही कथन को बताना है। तो पहला है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ये सही है। ठीक है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये सही है। ठीक है, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। तो आपका सभी कथन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के नियम के संबंध में उपयुक्त सभी चारों कथन सत्य हैं। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से मूल्य शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग को सही उत्तर को बताना है। ठीक है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 89.6 था, यह सही है। ठीक है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था, यह भी सही है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एमआरएस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, ये गलत है। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर है ऑप्शन 2 और 3 है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईएमआर शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पे व्यक्त किया जाता है, न कि 10,000 पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को 1000 नहीं 10,000 दिया गया था, इसीलिए गलत था, इसलिए पहला कथन गलत है। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में आईएमआर शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था, न कि उत्तर प्रदेश में। जो शिशु मृत्यु दर है वो 2019 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है, तो यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए केवल 2 कथन और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है यह किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचयन करने की, ये गलत है। ठीक है, ज्ञान में वृद्धि करने की, ये भी गलत है। ठीक है, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ये भी गलत है। ठीक है, देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, ये सही है। तो केवल आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 69 बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था उसको देखेंगे।
तो बिहार से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन था वो मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। जो मैथिली भाषा का विकास वह कर्नाट राजवंश के समय विकसित हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाट राजवंश 1097 से 1324 ईस्वी तक था। बिहार राज्य के तिरहुत या मिथिला में शासन किया। तो जो कर्नाट राजवंश कहाँ शासन किया था वो तिरहुत में और मिथिला में शासन किया था। कर्नाट वंश की स्थापना जो नान्य देव ने 1097 में की थी। जो कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था तो नान्य देव ने किया था 1097 ईस्वी में। कर्नाट वंश का काल कवियों, लेखकों और कलाकारों के लिए शांति का वातावरण था। इस अवधि के दौरान मैथिली भाषा का अत्यधिक विकास हुआ और नए साहित्य और लोकगीत का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैथिली भाषा का सर्वाधिक विकास कब हुआ था। तो जो मैथिली भाषा का जो सर्वाधिक विकास है वो कर्नाट राजवंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। जो बिहार है बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल से बिहार का अलग करने की घोषणा होना दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। बंगाल से बिहार का विभाजन का जो घोषणा है किसने किया था तो जॉर्ज पंचम ने कहाँ किया था, दिल्ली दरबार में किया था। और परिषद में उपराज्यपाल के कार्यकाल की संस्था के गठन ने पटना की नई राजधानी के तेजी से विकास के सुनिश्चित किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की थी। तो जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब किया था तो यह 12 दिसंबर 1911 को किया था। इसको याद कर लेंगे। अप्रैल 1912 में बृहद बंगाल से बिहार का औपचारिक अलगाव राज्य के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो जो इसका जो औपचारिक अलगाव जो कब हुआ बिहार का बंगाल से वो अप्रैल 1912 में हुआ। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो जो बिहार में जो सुजनी है वो एक प्रकार का कढ़ाई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के वस्त्र शिल्प परंपरा में सुजनी शिल्प का प्रमुख स्थान है। जन्म के बाद शिशुओं के उपयोग के लिए सुजनी शिल्प का शुरुआत की हुई थी। ठीक है, परंपरागत रूप से पुराने धोती साड़ी के टुकड़े को एक साथ सिलकर सुजनी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग को गलत कथन बताना है। ठीक है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। ठीक है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो आपका जो गलत है ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या को देख लेते हैं। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो किस जिले में है तो वो भागलपुर जिले में है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। तो जो विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना है वो नरेश धर्मपाल ने कराया था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना किसने कराया था तो नरेश धर्मपाल ने कराया था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। यहाँ व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांस, तंत्र आदि थे। तो जो विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाया जाता था तो वो था व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांस और तंत्र आदि थे। आचार्यों में दीपांकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे तो थे आपको दीपांकर श्रीज्ञान थे। बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1193 के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। तो जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है,
तो ये बिहार में हो गया, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार के मुंगेर में है, ठीक है। तो बिहार में कौन कौन सा हो जाएगा, तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, 4 हो गया। तो 1 और 4 आपका बिहार में है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। इसको याद कर लेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय जो उद्यान है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार के मुंगेर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो जो बिहार में सोना वह जमुई में पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोना बिहार के जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई के करमटिया, झाझा, सोने आदि क्षेत्र में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो जमुई में भी कहाँ, करमटिया एक गांव है, झाझा है, सोने हैं आदि क्षेत्रों में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो अगर यह क्वेश्चन में पूछ दे कि बिहार में सोना सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है, तो जमुई में पाया जाता है। जमुई में कहाँ पाया जाता है, तो करमटिया, झाझा और सोने में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। जो त्रिवेणी नहर है उसका निर्माण गंडक नदी पर किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। गंडक नदी नेपाल और बिहार से बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई है 814 किलोमीटर। तो गंडक नदी की जो लंबाई कितनी है, तो 814 किलोमीटर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद कर लेंगे। तो गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो गंडक नदी को नेपाल में सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो पहला है धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो धारवाड़ जो चट्टान प्रणाली है वह सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। तो 1 का 3 हो गया, ठीक है। 1 का 3 आपका। बिंधवन चट्टान प्रणाली है, वह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान के प्रणाली के मुख्य घटक हैं, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 4 आपका, ठीक है। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है वह हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो डी का हो गया 1, सी का हो गया 1। डी का तृतीयक चट्टान प्रणाली है, वह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो 2 हो गया, तो आपका डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। जो कोसी मैदान का जो मध्य समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 30 मीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोसी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसके विस्तृत मैदान को कोसी के मैदान कहा जाता है, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। यह नेपाली सीमा बीरपुर के पास शीर्ष पर एक त्रिकोणीय मैदान है। खगड़िया 36 मीटर, कुर्सेला 25 मीटर तक का आधार गंगा नदी के समानांतर चलता है। ऊपरी मैदान 50 मीटर से नीचे का क्षेत्रफल छोटा है। मध्य मैदान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा 40 मीटर से नीचे हैं। लगभग 60% क्षेत्रफल वाला निचला मैदान लगभग 25 मीटर है। अतः समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गया जिला के वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने रद्द कर दिया था, ठीक है। उस समय जो गया की जनसंख्या था वो यह था, यह ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आयोग ने इसको रद्द कर दिया था, ठीक है। गया में साक्षरता दर जो है वो 54.8% है, जबकि बिहार में साक्षरता दर जो है वो 63.9% है, जबकि भारत में साक्षरता दर 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937-38 के दौरान बिहार में बक्सात आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो बक्सात आंदोलन है वह स्वामी शाहजानंद सोसायटी के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 1936-39 में उत्तरी एवं मध्य बिहार में जमींदारों ने जब किसानों से उनकी ज़मीन छीनना शुरू कर दिया तो बकासत आंदोलन के रूप में किसानों का प्रतिरोध सामने आया। यह आंदोलन बिहार में स्वामी शाहजानंद सोसायटी द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो बकासत आंदोलन है वह स्वामी शाहजानंद द्वारा स्टार्ट किया गया था।
वस्तुतः यह आंदोलन शोषित एवं पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बाकासत भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयती भूमि वापस लेने का प्रयास था। दिसंबर 1938 में दरभंगा में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के वार्षिक सम्मेलन में जमींदारों का विरोध करने और बाकासत भूमि में किराएदारों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी परिसर के रूप में देखा जा सकता है। तो जो डचों ने जो अपना बिहार में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो वह पटना के पटना कॉलेज में स्थापित किया था। ठीक है, वो कब स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। यह मुख्य रूप से सोरा, मसालों और कपड़ा का व्यापार करते थे। तो जो भारत में भी जो सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, बिहार में भी सबसे पहले कौन प्रवेश किए? तो पुर्तगाली ही किए थे। यह बिहार में क्या करने आए थे? तो बिहार में मुख्य रूप से सोरा, मसाले और कपड़ा का व्यापार करने के लिए आए थे। 1774 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना के नेपाली कोठी में अपने कारखाने की स्थापना किया था। तो वह कहाँ स्थापित किया था? जो कारखाना है वो पटना के नेपाली कोठी में स्थापित किया था। तो यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ देखेंगे। जो यूरोपियन आए थे वो अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाए थे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे वो पहला फैक्ट्री अपना केरल में लगाए थे 1503 ईस्वी में। ठीक है, जो डच थे वो मुसलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री लगाए 1605 ईस्वी में। अंग्रेज जो थे वो मुसलीपट्टनम में ही अपना पहला फैक्ट्री लगाए थे 1611 ईस्वी में। डेनिश जो थे वो ट्रावनकोर में अपना पहला फैक्ट्री लगाया, वो 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी जो थे वो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया 1668 ईस्वी में। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था? तो बिहार में बिहार केसरी के नाम से जो जाना जाता है वो है श्री कृष्ण सिंह है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप से भाग लिया। 11 अक्टूबर 1887 को जन्मे श्री कृष्ण सिंह मुंगेर जिले की बरबीघा थाना के माउर गांव के हरिहर सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 1906 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हाई इंग्लिश स्कूल से प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास किया था। जब वे पटना कॉलेज में बीए के छात्र थे तब वो 1910 में आरा गए और उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन के 5वें सत्र में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। युवा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह लोकमान्य तिलक 1856 से 1920 और अरविंद घोष को राजनीतिक सोच से अत्यधिक प्रभावित थे। वे असहयोग आंदोलन के भंवर में कूद पड़े। उन्होंने ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कई बार गिरफ्तार किए गए। 1952 और 1957 में हुए पहल और दूसरे आम चुनावों में वे क्रमशः खड़गपुर और शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र में विधायक चुने गए और 31 जनवरी 1961 को अपने निधन तक उन्होंने बिहार में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को से उनकी जान बचाई थी, तो वह बत्तख मियाँ थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो बत्तख मियाँ हैं वो मोतिहारी नील कोठी में खानसामा मुख्य रसोइया का काम करते थे। वर्ष 1917 में गांधी जी मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन से मिलने पहुंचे थे। ठीक है, उस समय चंपारण के लोगों के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी। नील किसानों को लगता था कि वो अंग्रेज नीलहों को यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे, अतः अंग्रेज हर साल में गांधी जी को यहाँ से भगाना चाहते थे। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बत्तख मियाँ को जहर मिला दूध का गिलास देने का आदेश दिया। उन्हें इरविन का यह आदेश कबूल नहीं हुआ। उन्होंने दूध का गिलास देते हुए राजेंद्र प्रसाद को बता दिया इसमें जहर मिला हुआ है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था, तो बत्तख मियाँ ने बचाया था, वह एक रसोइया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो जो बिहार सरकार ने बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है वो 2040 तक बनाया है। ठीक है, यह ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टार दिया हुआ है।
बिहार सरकार ने वर्ष 2040 तक बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अतः दिए गए किसी भी विकल्प में इस वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, इसी कारण आयोग ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया है। अब हम लोग 69 बीपीएससी में विज्ञान में पूछा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। विज्ञान में भी सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान में पूछा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव का स्वाद नहीं है? जो हमारा जीव है वो मसालेदार और तीखा का पता नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 और 7 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो व्याख्या है, मनुष्य के जीव में स्वाद कलिकाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के पैपिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जीव को स्वाद किसके कारण मिलता है? तो वह पैपिला के कारण मिलता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे वह मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा स्वाद का पता जीव लगा सकता है, लेकिन मसालेदार और तीखा स्वाद का पता जीव नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित नहीं है? तो एनोरेक्सिया जो है यह नींद संबंधी विकार है, यह गलत है। यह ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने के विकार से जुड़ा हुआ है। इंसोमिया जो है वो खाने के विकार संबंधित है, यह भी गलत है। इंसोमिया जो है वह नींद के विकार से संबंधित है। डिस्पेनिया जो है वो सांस के तकलीफ से संबंधित है, यह सही है। और एनसीमिया जो है यह गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, ये भी सही है। जो आपका सही हो गया 3 और 4 हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो यह जीवित छींड़ा एसआरएस कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के, ठीक है, कोविड का टीका, कोविड वैक्सीन जीवित छींड़ एसआरएस कोव-2 वायरस को ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है। कोवैक्सीन इस श्रेणी के अंतर्गत आती है, अर्थात इसमें निष्क्रिय या क्षीण जीवित वायरस का उपयोग किया जाता है। कोविशील्ड भी इस श्रेणी के अंतर्गत आती है, लेकिन यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवा वायरस का उपयोग करके बनाई गई है, न कि सारस-कोव-2 का वायरस का। अन्य विकल्प स्पष्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना का जो खोज है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक द्वारा किया गया था। तो जो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार की संरचना डीएनए अणु के 2 जोड़े हुए धागों से बनी होती है जो हेलिक्स जैसी आकृतियों में एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो जीवित कोशिकाओं को क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इनकी संरचना एक घुमावदार सीढ़ियों के अनुरूप होती है। इनमें जेनेटिक गुण पाए जाते हैं जो एक जीवित प्राणी के विकास, प्रजनन, वृद्धि और कार्य के निर्देश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो यह वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरएनएम पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप में चर्चा में रहा है? जो एमआरएनए का जो फुल फॉर्म है वह है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एमआरएनए का पूर्ण रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए एक प्रकार का सिंथेटिक आरएनए है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट और आरएनए पॉलीमरेज का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग आरएनए अनुसंधान, टीके या प्रोटीन निर्माण आदि में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कार्को और ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वो है कैटलिन कार्को और ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन कर उनके अभूतपूर्व कार्य करने एवं वर्ष 2020 की शुरुआत में आई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी एमआरएनए वैक्सीन
विकसित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। जो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं हैं वो केंद्रीय तंत्र में हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका रीढ़ की हड्डी में मिलती हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, कौन सा कपड़ा की उत्पत्ति किससे हुआ है? ठीक है, लिनिन जो है वह सन के पौधा से आता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। जटा कॉयर जो है वो नारियल का पौधा है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। मोहायर जो है वो अंगोरा बकरी है, तो आपका सी का हो जाएगा 4। ठीक है, डाउन जो है वो बत्तख और गीज के पंख हैं, तो डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग को सही जो कथन है उसको बताना है। पहला है टिनोयासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सिग्नाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका।